आज के FB लाइव प्रोग्राम में आप सबका पुनः स्वागत है। हम लोग प्रत्येक रविवार को न्याय धर्म सभा का ये कार्यक्रम संचालित करते हैं फेसबुक पर। सभी मित्रगण ऑनलाइन बने रहें। ये 8 बजे से ये कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित होगा प्रत्येक रविवार को। सभी लोग इस NDS के इस न्याय स्थापना अभियान के इस कार्यक्रम को शेयर करें और न्याय के कंसेप्ट को जन जन तक और घर घर तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण सामाजिक और राजकीय भूमिका निभाएं। किसी भी राष्ट्र का या मानवीय समाज का धर्म न्याय है। आप लोग अनेक प्रकार के नाम सुनते आए हैं, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि धर्म का मतलब होता है हिंदू, धर्म का मतलब होता है मुस्लिम या सिख या ईसाई या जैन या बौद्ध या पारसी या भाई। ऐसे धर्मों के नामकरण हो रखे हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि धर्म का इन सब शब्दों से कोई संबंध नहीं है। धर्म वास्तव में मानवीय धर्म न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न जैन है, न बौद्ध है, न पारसी है, न भाई है, न अन्य कोई भी पंथ, उपपंथ, संप्रदाय, उपसंप्रदाय, समुदाय, उपसमुदाय, कल्ट, सब कल्ट, ये सब कभी धर्म नहीं है। धर्म तो यो वै सधर्मा सत्यम वै तत्, जो कुछ भी सत्य होता है केवल उतना ही धर्म होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब उतना ही धर्म होता है तो फिर ये इतने सारे धर्म कैसे आए? और सत्य एक ही होता है। जैसे कोई पूछे कि ये प्लेट किस धातु की बनी है, तो सच बात ये है, अगर बोलना है तो ये केवल प्लास्टिक की है और इसमें प्लास्टिक के गुणधर्म मिल जाएंगे। प्लास्टिक की जो इसमें लक्षण है वो सब इसमें मिल जाएंगे। अब यदि सच बोलना है, सही बात कहनी है, तो हम सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि ये प्लास्टिक का है। प्लास्टिक की धातु का बना है। किस धातु का बना है? यानी प्लास्टिक की धातु का बना है। लेकिन अब इसी प्लेट के बारे में अगर गलत बात कहनी है, सही नहीं कहना है, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये मिट्टी का बना है, पत्थर का बना है, लकड़ी का बना है, लोहे का बना है, चांदी का बना है, सोने का बना है, कुछ भी बोलिए। अनेक झूठ आप बोल सकते हैं। झूठ तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन सच एक ही होता है। किसी भी चीज का सत्य एक ही रहता है सदा। अनेक सत्य नहीं होते, अनेक भ्रम हो सकते हैं, अनेक यथार्थ नहीं होते। तो सत्य तो हमेशा एक ही होता है, जो धारण करने योग्य होता है।
जैसे कि अब H2O पानी का एक सिद्धांत है, एक सूत्र है सत्यात्मक, तो अब उससे अंतिम रूप से वो सिद्ध हो गया है, इसीलिए उसे सिद्धांत कहते हैं। और उस सूत्र को पकड़ के ही आप मंजिल तक जा सकते हैं, पानी बना सकते हैं। अब कोई भी इसे समझ सकता है कि जो चीज सही सिद्ध हो जाती है उसको ही किताब में लिखा जाना चाहिए था, उसको ही पढ़ाया जाना चाहिए था क्लासेस में, दूसरी तमाम जगहों पर। अब समाज में हो कुछ और रहा है, राष्ट्रीय तल पर सारी बातें सब उल्टी, सब कुछ अपोजिट चल रहा है। उससे हटके चल रहा है ट्रैक से। सत्य की खोज हुई इस दुनिया में और पाया गया कि सामान्य दृष्टि से देखने पर इस दुनिया में अनेकता है, लेकिन सत्य की दृष्टि से शोध अनुसंधान करके देखने पर पता चलता है कि इस दुनिया में अद्वितीयता है। डुअलिटी नहीं है, नॉन डुअलिटी है, अद्वैतता है, अद्वितीयता है। इस जगत में जो हमें अनेक दिखाई देता है वो एक फिजिकल इल्यूजन है, भौतिक भ्रम। यथार्थता हम सभी लोग एक ही तत्व के रचे हुए हैं। एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी। जो मौलिक जो इसमें मटेरियल यूज हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सब एक ही मौलिक ऊर्जा से बने हुए हैं। ऊर्जा का सघन रूप ही पदार्थ है, वो चाहे मिट्टी हो, पत्थर हो, सोना हो, चांदी हो, हड्डी हो, मांस हो, मज्जा हो, पानी हो, दूध हो, वो जहर हो, अमृत हो, दुनिया की सारी चीजें एक ही तत्व की बनी हुई है। रचना सामग्री मौलिक रूप से एक है। तो सारा जगत एक सत्य के सूत्र से बना हुआ है। द्वैत दिखाई देता है नदी में, दो तट दिखते हैं, एक तट इधर है, दूसरा तट उधर है, लेकिन वो दो तट वास्तव में एक ही भूमि के दो हमें अस्तित्व दिखाई देते हैं। और कारण है ये जो जीवन धारा बह रही है ऊपर। तो संसार में, इस सृष्टि में ये जो जीवन धारा बह रही है, इस जीवन धारा के कारण धरती के दो हिस्से दिखते हैं। यदि इस नदी की धारा को समेट दिया जाए तो इधर से उधर तक पृथ्वी एक है। और सत्य का सिद्धांत ये कहता है कि अगर हम इसमें स्थित हों तो ये सेतु बन जाता है। ये ज्ञान ही सेतु का आधार है। सेतु क्यों कहते हैं उसको? सेतु माने होता पुल, तो सेतु का अभिप्राय पुल से है। और वो जो पुल है वो इस किनारे को उस किनारे से जोड़ देता है। तो जो धारा में समस्या थी कि आपको दो दिखता था, पुल के बनते ही फिर से एक हो जाता है। यदि ज्ञान का, सत्य का एक सेतु बना दिया जाए तो क्या होगा? फिर से आप जुड़ा हुआ अनुभव करेंगे। तो जब ज्ञान का सेतु आपके जीवन में उदय होता है तो आप, मैं और तू के बीच जो दो तट हैं, इन दो तटों के बीच एक अद्भुत योग पैदा होता है, जोड़ पैदा होता है, संबंध पैदा होता है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशन। इसीलिए एक छोर का दूसरे छोर से अनिवार्य संबंध
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना गया। अब अगर ये सत्य की खोज हुई तो इसे पढ़ाया नहीं जाता। विज्ञान खोजते खोजते कुछ सत्य भी खोजता है और कुछ शक्ति भी उसमें से पकड़ में आती है। लोग शक्ति के पुजारी विज्ञान खोजते खोजते बनते चले जाते हैं और सत्य को किनारे करते चले जाते हैं। तो दे डोंट टीच थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो आपको रिलेटिविटी की जो थ्योरी है वो नहीं पढ़ाते, उसको आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि वो सत दर्शन की ओर ले जाता है, जीवन के दार्शनिक दृष्टिकोण को खोलता है। अब आप देखिए, जिससे जीवन दर्शन खुलता है उसे धीरे धीरे दबा दिया जाता है दुनिया में, और जिससे कोई सामर्थ्य कि उससे परमाणु, उसी थ्योरी से परमाणु बम बनता है, उसी थ्योरी से सारी मिसाइलें बन रही हैं, उसी थ्योरी से तरह तरह के हथियार बन रहे हैं। कितने आणविक हथियारों का जखीरा लग गया है पूरी दुनिया में। लगभग हर कंट्री आणविक हथियार की तरफ या तो जा चुका है या जाने के मूड में। हजारों बार ऐसी पृथ्वियां मिटाई जा सकती हैं, इतने आपके पास आणविक हथियार हैं। आपने क्या खोजा? सत्य अथवा शक्ति। आपके ज्ञान विज्ञान ने आपको क्या खोज के दिया? या जो कुछ खोजा हो आपने उसमें से क्या ग्रहण किया? सिर्फ शक्ति, शास्त्र और विनाश। शस्त्र काहे के लिए? युद्ध के लिए। युद्ध काहे के लिए? विनाश के लिए। आपको युद्ध लड़ने की कहां जरूरत थी? युद्ध वहां उत्पन्न होता है जहां जहां अन्याय होता है। अगर न्याय आप प्रतिष्ठित रखो, न्याय के अनुसार आप चलो, तो किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में युद्ध की संभावना समाप्त हो जाती है। अन्याय ही युद्ध का मूल। किन्हीं भी दो न्यायप्रिय व्यक्तियों के बीच में युद्ध नहीं होता, और हर देश में न्यायालय है, और हर दो देश के बीच में युद्ध की संभावना है। तो ये आपको क्या समझा रहा है? क्या मैसेज देता है? सत्य ये है कि दो न्यायप्रिय व्यक्तियों के बीच में युद्ध नहीं होता। सभी देशों में न्यायालय है। सोच के देखिए, सभी देशों में न्यायालय है और सभी देशों में युद्ध की संभावना है। तो क्या न्यायप्रियता नहीं है? न्यायालय पाखंड है। न्यायालय को सर्वोच्चता आपके देश में, पूरी दुनिया के देशों में प्राप्त है। तो क्या ये सर्वोच्चता पाखंड मात्र है? आप न्यायप्रिय नहीं है, आपके बीच में फिर तनाव क्यों है? और तनाव नहीं है तो ये युद्ध की संभावना क्यों है? और चौतरफा युद्ध छिड़ा क्यों है? आतंक छिड़ा क्यों है? हथियारों की होड़ मची क्यों है? इतने हथियार खरीदे क्यों जा रहे हैं? इतनी अशांति क्यों है? इतना तनाव क्यों है सीमाओं पर? जब तक है वैषम्य समाज सड़ेगा, अब कैसे हो करके एक ये देश बढ़ेगा? आप देखिए, बैर का कारण है वैषम्य। जहां जहां बैर है, शत्रुता है, वहां वहां युद्ध है। तो दो देशों के बीच में ये लड़ाई क्यों है? दो देश अगर न्यायप्रिय हैं, दोनों को न्यायप्रिय है, तो ये लड़ सकते ही नहीं। जो भी न्याय होता हो बोले वो तो मंजूर है। दोनों को अगर न्यायोचित फैसले प्रिय हैं तो युद्ध क्यों होगा? वो तो न्यायालय से जो फैसला होगा मान जाएंगे। या तो फिर न्यायालय गलत है, न्यायालय को मिटाओ, हटाओ, उसको बंद करो। क्या जरूरत है न्यायाधीश की? क्या जरूरत है न्यायालय की? और इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्ट इज प्रूव्ड,
तो फिर युद्ध नहीं होने चाहिए थे, झगड़े बंद हुए होने चाहिए थे। तो ये कोलाहल तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि न्याय प्रतिष्ठित ना हो जाए। सत्य ये कहता है कि इस दुनिया में एवरी वन इज रिलेटेड विद द अदर्स, जो एक है वही दूसरा है, और इसके संतुलन पर ही, मैं और तू के बीच में संतुलन पर ही इस जगत का अस्तित्व है, वरना विनाश है। संतुलन के बिना विनाश प्रारंभ हो जाएगा। संतुलन के बिना जीवन में सुख शांति नहीं है। जब तक मानव मानव का अधिकार नहीं सम होगा, सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, और संघर्ष नहीं कम होगा। ये दिनकर जी का काव्य है। अब देखिए, इतना समझाने के बाद भी आप कोलाहल शांत करने का उपाय मतलब जानते हैं। दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य, उन्होंने समझाने का प्रयास किया होगा तो कांग्रेस से बाहर हो गए। तो सही बात एक तो जानने की क्षमता पैदा कीजिए, दूसरी बात सही बात कहने की भी क्षमता पैदा कीजिए। गलत का विरोध करना दुस्साहस है, लेकिन सत्य का समर्थन करना सत्य साहस है। लोग दुस्साहसी तो हो जाते हैं, दुर्योधन तो बन जाते हैं, दुशासन बन जाते हैं, लेकिन सत्य साहसी नहीं बन पाते। साहस आए तो उसे सात्विकता की दिशा दो, न्यायप्रिय बनो। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदन्न धीरा। बुद्धिमान लोग न्याय के पथ से कभी अपना पैर नहीं हटाते, उससे विचलित नहीं होते। और अभी क्या ये सब बुद्धिमान नहीं है? न्याय के पथ से पैर हटाए हुए कैसे हैं? तो देखिए, सत्य के अतिरिक्त धर्म हो नहीं सकता कुछ, और सत्य ये है, वन इज कंपल्सरीली रिलेटेड विद द अदर्स। अदर्स के एग्जिस्टेंस के बिना आप नहीं रह सकते। जैसे पूरब के एग्जिस्टेंस के बिना पश्चिम नहीं रह सकता, पश्चिम के एग्जिस्टेंस के बिना पूरब नहीं रह सकता, उत्तर के बिना दक्षिण नहीं, दक्षिण के बिना उत्तर नहीं, ऊपर के बिना नीचे का अस्तित्व नहीं, नीचे के बिना ऊपर का नहीं। किसी भी एग्जिस्टेंस में कहीं से वो प्रारंभ होता है, कहीं पर समाप्त होता है। कहीं उदय है तो कहीं अस्त है। उदय और अस्त का ये गठजोड़ ही ये जगत है, जीवन है। तो जब आप इसे जान लेते हैं तो इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करते हैं। संतुलन कैसे स्थापित होता है कि एक व्यक्ति पूरी तरह से असत है, दूसरा व्यक्ति अल्पसत है, तीसरा व्यक्ति अर्धसत्य है, और उसके बाद चौथा व्यक्ति जो है वो अधिसत है, अधिक मात्रा में सत है, और पांचवा व्यक्ति जो है वो पूर्ण सत भी हो सकता है। तो ये असत से पूर्ण सत तक की ये पांच जन्य अवस्था होती है आपकी, और इनके बीच में संतुलन की स्थापना को ही न्याय कहते हैं। इसमें जो पूर्ण सत्य है वो डिवाइन कहलाता है, ईश्वरीय हो जाता है, ईश्वर तुल्य हो जाता है। और जो पूर्णतः असत है वो दैत्यता को प्राप्त हो जाता है, वो अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है, वो दुष्ट हो जाता है, वो दुर्योधन हो जाता है। तो ये आप देखें, असत से पूर्ण सत तक की आपकी अवस्थाएं ऐसी हो सकती हैं, ये पांचजन्य कहलाता है। अब इस पांचजन्य के अनुसार जो जैसी अवस्था में है उस तरह के कर्म भी हैं। सबसे पहला चोरी, बदमाशी, अपराध, हेरा फेरी, दांव पेच, ये सब क्या है? ये दैत्यता की वृत्ति है, आपराधिक प्रवृत्ति।
दुष्टता की प्रवृत्ति पहली। अगर आप असत हैं तो आप में पांचों दोष, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, दस्युता, द्रोह, ये सब आप में मिलेंगे। उससे ऊपर असत से थोड़ा ऊपर आते हैं तो अल्प मात्रा में सत। कृषि कर्म एक अल्प सत कर्म है, उसमें मोटा मोटा सब काम है, आप जाइए कीजिए उस काम को। आप एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी कृषि कर्म आराम से कर रहा है। अब पूरी दुनिया में किसानों की संख्या जो है वो अधिकांश उसमें अशिक्षित पाए जाते हैं, तो अशिक्षित होते हुए भी उस कर्म को कर लेते हैं, क्योंकि वो कर्म बहुत ज्यादा सात्विक नहीं है, मोटा मोटा जड़ता अधिक है उसमें, बलिष्ठता की ज्यादा जरूरत है उसमें, बलपूर्वक आपको उस काम को करना होता है। फिर बुद्धिपूर्वक एक काम होता है, उसे वाणिज्य कहते हैं। बुद्धि से वाणिज्य का संबंध है, तार्किकता, वाक्पटुता, ये सब वाणिज्य है। ये अर्धसत कर्म है। तीसरा है जनता की सेवा, जिसे आप राज्य कर्म कहते हैं। ये अधिसत कर्म है। सेवा जो है बड़े प्रेम पूर्ण लोग ही कर पाते हैं। फिर इसके पश्चात एक नेतृत्व कर्म है। नेतृत्व कर्म करने वाला बहुत संतुलित होना चाहिए, बहुत न्यायशील होना चाहिए, तभी वो नेतृत्व कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर सकता। इतना जब तक वो निष्पक्ष, तटस्थ, सर्वसापेक्ष, सर्वहितकारी ना हो तो न्यायशील उसका नेतृत्व नहीं होगा। तो ये पूर्ण सत्कर्म है। पूर्ण सात्विक हुए बिना आप इस काम को नहीं कर सकते। तो ये असत से पूर्ण सत तक ये कर्म भी है, और सत से पूर्ण सत तक उधर मनुष्य की भी दशा है, मनुष्यों में भी वही गुण दशा है। इस अनुपात में मनुष्य में एक तो विक्षिप्तता की अवस्था है, दोषों की, दूसरी शारीरिक दशा है, क्रिया शक्ति, तीसरी मानसिक दशा है जिसे वाक शक्ति कहते हैं, और फिर भावनात्मक दशा है, फिर चेतनात्मक दशा है। ये पंच दशाएं होती हैं। इनको आधुनिक भाषा में क्यूज कहते हैं। एक तो क्यूलेस है, कोई उसका क्यू काम नहीं करता, वो दुष्टता में फंस चुका है। दूसरा पी क्यू, फिर आई क्यू, फिर ई क्यू, फिर एस क्यू। तो ये अवस्था आपकी पांचजन्य की अवस्था होती है। इस दुनिया में इन पांचों के बीच में एक अद्भुत संतुलन की जरूरत है, और जो जैसी अवस्था में है, जिस क्यू की अवस्था में, उस तरह के कर्म ही वो करेगा, उस तरह के कर्मों में ही वो सफल होगा। दूसरे कर्म करेगा तो हानि उठाएगा और वो कर्म भी बिगड़ेगा। तो ये बहुत अद्भुत बात है। जब तक इस जगत में मनुष्यों के बीच में संतुलन ना हो, और न्याय मानव धर्म ही है, न्याय आपको समाधिकारी बनाता है। सम और उचित हितों की प्रतिष्ठा ही न्याय है। जैसे सम और उचित का मतलब क्या है? जैसे सबको शिक्षा समान रूप से मिलनी चाहिए, लेकिन जो जितनी मेहनत कर रहा है शिक्षा में, उस हिसाब से उसको नंबर मिलने चाहिए परीक्षा में। जो जितना पढ़े मेहनत करे उतना उसे फल प्राप्त हो। रोजगार सभी को मिलना चाहिए, लेकिन उस रोजगार में जो जितना परिश्रम करे उतनी ही फसल उसको, उतनी ही इनकम उसको प्राप्त हो। तो सम और उचित, सम और उचित, सर्वत्र सम और उचित हितों की प्रतिष्ठा ही
न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति के समुचित हितों की प्रतिष्ठा ही न्याय है। और ये न्याय कहां से आया? जो सत्य की खोज हुई कि जो एक है वही दूसरा है, तो आत्मिक रूप से सब एक ही आत्म तत्व के बने हुए हैं, एक ही आत्मिक एनर्जी का सघन रूप सारा पदार्थ है। तो सबका बेसिक तो रूट एक ही है। अब उसके बाद जब ये बन के अलग अलग अनेक तैयार हो गए, तो इनके सबके अपने अपने कर्म, अपने अपने गुण और अपने अपने स्वभाव, अपने अपने समझ के स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्राकृतिक वैविध्यता में औचित्य की आवश्यकता है। आत्मिक समता और प्राकृतिक औचित्यता का सामंजस्य ही समुचित शब्द द्वारा वर्णित होता है। तो सम और उचित, जो एक है वही दूसरा है, तो जो एक का अधिकार है वही दूसरे का अधिकार हुआ। ये सत्य की प्रतिष्ठा हुई। तो मानव धर्म इसलिए सत्य के अनुरूप ये न्याय सिद्ध हुआ कि दोनों के बीच में संतुलित हितों की प्रतिष्ठा हो। तो ये हिंदू धर्म फिर क्या है, ये मुस्लिम धर्म क्या है, सिख धर्म क्या है, ईसाई धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, बहाई धर्म क्या है, ये इतने सारे जो धर्म आप जानते हैं, धर्म या उपधर्म, इनके अनेक खंड 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 भी बहुत सारे हैं। और ये खंड परस्पर विरोधी भी हैं। इसका मतलब ये किसी सत्य पर आधारित नहीं है। अगर इस सत्य पर आधारित होते तो सबका 2 + 2 = 4 ही होता। अगर एक बात कोई सही है तो वो सर्वस्वीकार ही होनी चाहिए थी, होती। और उस सर्वस्वीकार जो सत्य बात है उसे हट करके कोई अलग से धर्म बनाता है, कोई अलग से कुछ जीता है, तो वो सत्य कैसे हुआ? तो इसका मतलब ये है कि सत्य से जो लोग भी सहमत नहीं हैं, वो ऐसे अनेक प्रकार के धर्म और उपधर्म बनाए हुए बैठे हैं। धर्म की अनेकता अपने आप में खुद ही ये सिद्ध करती है कि इनमें से 100 अगर हैं तो 99 तो असत्य हैं। संभावना है कि एक आध कोई सत्य हो सकता है, एक, लेकिन जरूरी नहीं है कि अभी हो उसमें। एक वो होगा जो 2 + 2 = 4 पे सहमत हो जाएगा, 3 5 उसका नहीं होगा। नहीं तो लेते समय कहेगा 5 हुआ और देते समय कहेगा 3 हुआ, तो लेन देन में गड़बड़ी पैदा होगी। न्यायोचित बात यह है कि अगर 4 बन रहे हैं, 2 में 2 का जोड़, तो 4 रुपए का ही लेन देन करो। जब भी जोड़ना पड़े 2 2, तो 4 ही मान के लेन देन करो, 3 और 5 ना आने पाए, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। अगर कोई सही बात से सहमत है तो उनके बीच में कभी कोई युद्ध, कोई संघर्ष, कोई विवाद नहीं रह जाता। हर विवाद का फैसला न्याय कहलाता है। तो ये न्याय धर्म सभा एक वास्तविक धर्म को प्रतिष्ठित कर रही है, राष्ट्रीय धर्म को। देखें, और ये राष्ट्रीय धर्म प्रत्येक मनुष्य को निजी आचार की स्वतंत्रता देता है और कहता है निजी मामलों में आपको जो जीना है जियो। केवल व्यवहार की, मैं और तू के बीच में जो व्यवहार है, पारस्परिकता जहां है, तो निजी मामलों की स्वतंत्रता और पारस्परिक मामलों की प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता का है कि न्यायशील नियम नीति निर्णयों की, कि दोनों के समुचित हित सुरक्षित रखे जाएं, इस शर्त पर सबको सहमत होना होगा। तो ये न्यायप्रियता का आपका लक्षण हुआ। न्याय धर्म सभा ऐसे ही न्यायप्रिय लोगों का एक संगठन है। अब एक राजनीतिक पार्टी है और ये न्याय को प्रतिष्ठित करने के अलावा इसका कोई ना उद्देश्य है, न्याय को संस्थापित और संरक्षित करना ही इस पार्टी का उद्देश्य है। और न्याय के 111 प्रस्ताव पहले से ही प्रेस्क्राइब्ड हैं और वो एक समग्र यात्रा है पूरी। उनको प्रतिष्ठित कर देने पर सारे न्याय
दुरुस्त हो जाते हैं, पूरी व्यवस्था ही न्यायशील हो जाती है, राष्ट्र की, समाज की। तो इसलिए सामाजिक और राष्ट्रीय तल पर, सामाजिक तल पर सामाजिक न्याय स्थापना अभियान चलाया जा रहा है और राष्ट्रीय तल पर राजनैतिक न्याय स्थापना अभियान चलाए जा रहे हैं। तो सोशल एंड नेशनल कैंपेन्स आर रन बाय न्याय धर्म सभा। न्याय धर्म सभा इन दोनों को संचालित कर रही है। आप लोग इस न्याय स्थापना अभियान के हिस्से बन सकते हैं और इसको अब राजनीतिक दल के रूप में चूंकि ये सामने आ चुकी है, पिछले 30 सालों से ये लोगों को समझा रही है न्याय धर्म सभा। 30 सालों से हम लोगों को बोलते चले आ रहे हैं कि न्याय कर लो। सभी पार्टियों को समझाया, सभी सामाजिक संगठनों को समझाया, सभी राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को, सरकारों को, राज्य और केंद्र की सभी सरकारों को, देशी और विदेशी सरकारों को, प्राय सभी को हम इस बारे में अवगत कराते आए कि न्याय जरूरी है, न्याय को स्वीकार करो और इससे तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी, तुम जंगल राज से मंगल राज की ओर चल पड़ोगे, आतंक समाप्त होगा, गरीबी समाप्त होगी, भुखमरी समाप्त होगी, बेरोजगारी समाप्त होगी, अशिक्षा समाप्त होगी, सबको शिक्षा मिलने लगेगी, सबको रोजगार मिलने लगेगा तो बेरोजगारी का अंत हो जाएगा। मौद्रिक नीति ठीक लागू कर दो, करेंसी को डिजिटल कर दो तो भ्रष्टाचार नाम की चीज समाप्त हो जाएगी। रेपो रेट समाप्त कर दो तो आर्थिक शोषण नाम की चीज समाप्त हो जाएगी। जितना कर्म उतना फल और जैसा कर्म वैसा फल अपने आप प्राप्त होने लगेगा। लेकिन रेपो रेट अगर लगा रहा आज के जमाने में तो जैसा कर्म वैसा फल नहीं आएगा। इसीलिए परिश्रम करने वाले सब गरीब होंगे और परिश्रम ना करने वाले सब अमीर होंगे। श्रमजीवी सब गरीब होंगे और बुद्धिजीवी सब अमीर होंगे। आप समझिएगा इसे। बुद्धिजीवी माने दो वर्ग बने हुए हैं और सुनते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए, देखते रहिए, दोनों नाम आते हैं, श्रमजीवी और बुद्धिजीवी। श्रमजीवी माने जीविका जो परिश्रम करके चलाते हैं, अब बुद्धिजीवी माने होता है जो परिश्रम नहीं करते, बौद्धिक तिकड़म के द्वारा दूसरों के द्वारा किए गए परिश्रम को अपने खाते में शिफ्ट कर लेते हैं। उसके कई तरीके हैं, कई तरीके, लगान, किराया, ब्याज, लाभ। और गलत आदमी सरकार में चला गया तो टैक्स भी। तो ये लगान, किराया, ब्याज, देखिए लाभ, टैक्स, ये सब क्या है? बुद्धिजीविता के कमाल है। दुनिया को मारो मक्कर से और रोटी खाओ शक्कर से। कितनी बदमाशी आपने सोची और किया, और जाने कब से आप कर रहे हैं इस कारनामे को। अब देखिए, इतने दिनों से आप इन सब कामों को कर रहे हैं। श्रमजीवी कितने हैं? 95% लोग। बुद्धिजीवी कितने हैं? 5% लोग। जितने भी मजदूर, किसान, मेहनती लोग ऐसे हैं जिनको तिकड़म नहीं आता, वो सब लोग अपना मेहनत से परिश्रम कर रहे हैं। श्रमजीवी हैं, मेहनत करते हैं और अपना उससे अर्न करते हैं। बुद्धिजीवी का मतलब होता है ऐसा कारनामा करो जिसमें परिश्रम ना पड़े, न शारीरिक श्रम हो, मानसिक श्रम भी ना पड़े, बस तिकड़म से ही काम चल जाए। जैसे कि
आप किसी कंपनी का शेयर खरीद लो, कोई मानसिक श्रम पड़ा इसमें? शेयर खरीद लो। अब जिन कंपनियों का सेट है वो शेयर भी मालूम है कौन कौन सी कंपनी का प्रॉफिट में ही रहता है, इसमें कोई दिमागी गणित लगाने की भी जरूरत नहीं। अब आप स्टेट बैंक के शेयर ले लोगे तो क्या घाटे में जाने वाला है? और सब बड़े आदमियों के घरों में अभी आपने सुना होगा वो LIC के भी शेयर बेच दिए। कौन खरीदा? हु इज परचेजिंग? सोच के देखो। आप अगर पूरे इस देश दुनिया के रहस्य को समझ जाओ तो जमीन खिसक जाएगी आपके पैरों के नीचे। इतने तिकड़म से ये सब चीजें की जाती हैं कि आपको भनक तक नहीं लगती। बहुत सफाई से शोषण होता है। आप और हर चालाक वर्ग ऐसे ही करोड़ों रुपए रोज तक की इनकम का साधन अपना बनाए बैठा है। वो श्रमजीवी नहीं, वो बुद्धिजीवी का मतलब होता है कूटनैतिक है। बुद्धि माने दुर्बुद्धिजीवी है एक्चुअली वो। केवल मानसिक छल कपट दांव पेंच करके वो इसमें केवल वो लगा हुआ है कि दूसरे के श्रम को अपने खाते में कैसे शिफ्ट करे, बस इतना ही वो करता है रातों दिन। अब आजकल इस तरह के जो भी बुद्धिजीवी हैं वो सब पत्रकार और ऐसे तमाम बन गए हैं, वकालत में घुस गए हैं कई कई बहुत बहुत बड़ी मात्रा में। ये हर प्रोफेशन में सट लिए हैं। वहां पे अपना प्रोफेशन नहीं करें। आप ये मत समझना कि वो किसी अपने प्रोफेशन, वो किसी तिकड़म में है। किसी मकड़ जाल को रच रहे होते हैं। बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे होते हैं। दुर्बुद्धि हो चुकी है उनकी बुद्धि। ऐसे लोगों की संख्या 5% से ज्यादा नहीं रहती। क्यों? 5% से ज्यादा हो जाए, अगर ऐसा कभी हो जाए कि खून चूसने वाले बहुत अधिक हों और खून चूसवाने वाले कम हों तो सब मर जाएंगे। कैसे? ये सृष्टि तभी तक चलेगी जब तक कि खून चूसने वालों की संख्या कम है। चूसवाने वाले अधिक रहेंगे तभी वो जिंदे रह पाएंगे और दोनों जिंदे रह लेंगे। अधिक मात्रा में फर्ज करो कि जंगल में हिरणों और ऐसे पशुओं की संख्या, खरगोशों की बहुत कम हो और सिंहों की संख्या ज्यादा हो, तो सिंह जो है एक दूसरे को खाने लगे। फिर क्या होगा? वो आपस में ही एक दूसरे को खा के नष्ट हो जाएंगे। सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या का अनुपात 1 से 5% से ज्यादा नहीं जाता। 5% से जैसे ही अधिक जाता है तो युद्ध हो जाता है। वो अपराधी लड़ जाते हैं, गैंग वार शुरू हो जाता है। तो ये जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से, एक देश दूसरे देश से लड़ता है, ये क्या है? सोच के देखो। हाँ ना सुना नहीं, 5% पूरी बातें सुना करें। ये गैंग वार है। ये बदमाश का बदमाश से युद्ध है। ये देवासुर संग्राम नहीं है, ये असुरासुर संग्राम है। असुरों का असुरों से युद्ध, दैत्यों का दैत्यों से युद्ध, अपराधियों का अपराधियों से युद्ध। अंडरवर्ल्ड में क्या होता है? गैंग वार चलता है। एक गैंग दूसरे गैंग से लड़ रही है, एक गिरोह दूसरे गिरोह से लड़ रहा है, तो एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। दो देश के बीच में लड़ाई कैसे हो सकती है? यदि दोनों के बीच में न्यायालय है। और इतना ही नहीं, इन दोनों के अपने अपने तो न्यायालय हैं ही, साथ में इन दोनों का एक विश्व न्यायालय भी। इसके बाद भी लड़ाई चले, लड़ाई की क्या बात है? आप जाइए अपनी बात रख दीजिए विश्व न्यायालय में, वहां से जो फैसला, हाँ आप न्यायप्रिय नहीं है तो बात अलग है, नहीं तो वहां से जो फैसला हो उसे आप लागू करिए। फिर आप कहेंगे कि न्यायालय ही गलत है, तो फिर न्यायालय बना क्यों रखे हो?
खुल के बोलते क्यों नहीं हो? इसका मतलब तुम गलत न्यायालय बनाए रखना भी चाहते हो, क्योंकि बदमाशी करना ही है। सब सोचा समझाए। न्यायप्रियता में युद्ध नहीं होते। एक मोटी सी बात नोट करें, न्याय स्थापना अभियान ही चलाया जा रहा है, और जैसे ही स्थापित होगा तो सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत स्तुति नीति। न्याय अगर प्रतिष्ठित कर दो, वैषम्य अगर मिटा दो, राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका, अब बैरु न करु काहू सन कोई राम प्रताप विषमता कोई। जब राम ने विषमता मिटाने का प्रयत्न किया, इसका मतलब पहले विषमता थी दशरथ जी के शासनकाल में। तभी तो मिटाई होगी, नहीं तो पहले के राजाओं ने अगर विषमता नहीं फैलाई हुई होती तो राम मिटाते क्या? कमरे में अगर पहले से ही लाइट जल रही हो तो दूसरा आदमी आके अंधेरा मिटाएगा कैसे? तो पहले से गायब है अंधेरा। देखिए, तो उन्होंने विषमता मिटाई, उसका परिणाम कितना आगे अच्छा हो गया। तो जरा सा तुम विषमता मिटा दो, एक को शिक्षा देते हो दूसरे को भी दे दो, एक को रोजगार देते हो तो दूसरे नागरिक को भी दो, एक नागरिक को एकोमोडेशन देते हो, सड़क पानी बिजली आवासीय सुविधाएं दे दो, दूसरे नागरिक को भी दो, एक नागरिक को संरक्षण प्रदान करते हो तो दूसरे को भी प्रदान करो, चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग आश्रय पेंशन सब एक को देते हो तो दूसरे को भी दो, ये संरक्षण सेवाएं। अब देखिए, ये 4 ही जनाधिकार होते हैं, और 4 जनाधिकार 5% के पास ही फुल है। अब आज से नहीं, पिछले लाखों वर्षों से फुल है। 1% से 5% आदमी हमेशा से इस शोषक वर्ग में शामिल रहता है, जब तक कि न्याय प्रतिष्ठित नहीं हो जाता। और जब जब जिस किसी महापुरुष ने इस न्याय को प्रतिष्ठित कर दिया, तो वहां पर या उसके राज्य में अथवा उसके रहने तक, या अगर व्यवस्था में ये चला जाए, व्यक्ति पर आधारित ना हो, व्यवस्था ही प्रतिष्ठित कर दी जाए, जैसे कि एनडीएस कर रही, व्यवस्था ही ला रही, तो ये व्यवस्था जब तक ये व्यवस्था रहेगी तब तक कभी ना कोई गरीब होगा, ना कोई अनपढ़, ना कोई बेरोजगार, ना कोई बेघर, ना कोई असुरक्षित। रोगों, दुष्टों, दुर्जनों, चोरों, अपराधियों से जो भय है, उसके प्रति संरक्षण प्रदान करना ही एक चौथा सरकारी कर्तव्य। पहला शिक्षा, जनता को शिक्षा सेवाएं प्रदान करना, दूसरा रोजगार सेवाएं प्रदान करना, तीसरा सुविधा सेवाएं, सुविधा माने एकोमोडेशन, चौथा संरक्षण सेवाएं, ये चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग, ये सब चारों जनाधिकार ये दे दो, चारों जन सेवाएं राजकोष से प्रोवाइड करो, इस जगत में कोई दुखी ही नहीं रहेगा। देखिए, इस जगत में कहीं कोई बैर नहीं होगा, कोई शत्रुता नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, और सब नर करहि परस्पर प्रीति। न्याय प्रतिष्ठित होते ही, विषमता मिटाते ही, सब नर करहि परस्पर प्रीति। जहां न्याय आ जाएगा वहां पर जनता के बीच में प्रेम अपने आप बढ़ने लगता है। लोग आपको एकता सिखाते हैं, भाईचारा सिखाते हैं, विश्व बंधुत्व सिखाते हैं, लेकिन न्याय नहीं सिखाते। न्याय क्योंकि उन्हें करना है तो न्याय आपके साथ नहीं करते। और न्याय जब तक नहीं होगा, जब तक है वैषम्य समाज सड़ेगा। और कैसे हो करके ये देश बढ़ेगा? एकता आ ही नहीं सकती न्यायशीलता के बिना, समता के बिना एकता कभी नहीं आएगी। आप समाधिकारी बनाओ, समाधिकारिता दो, और इसके बाद देखो 5% के पास वो लबालब भरा हुआ है सब कुछ, पूरा राजकोष उनके पास जाता है। अब आप ज्यादा आंदोलन धरना हड़ताल कुछ करने लगते हैं तो आपको वो थोड़ा बहुत दान दक्षिणा देने लगे, 2 रुपए किलो गेहूं ले लो, अनुदान ले लो, 200 रुपए की ग्रांट ले लो, सस्ता चीनी ले लो, सस्ता मट्टी का तेल ले लो। ये सब क्या है? ताकि आप लड़ने न लगे। तो आपकी लड़ाई को शांति प्रदान करने के लिए तवे पर ऐसे छींटा मार दिया जाता है
पानी का, सारा पानी घर में रखे थे, उसमें से निकाला थोड़ा सा स्वाहा, थोड़ा सा वो यज्ञ, दान दक्षिणा, दान में कम कलयुगी। ये कलयुगी लोग आपके साथ दान की नीति खेलते हैं, ये कूटनीति है। तो आप ज्यादा हल्ला करते हैं तो थोड़ा बहुत आपके गरीबी में आए, आपकी बेटी के ब्याह में 5,000 रुपए दिया जाएगा। बेटी है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है? बेटी के पैदा होने पर एक समाज सेवी मिले थे, बोले कि बेटी का अगर किसी घर पैदा होगी तो अपना फीस नहीं लेंगे, ऐसी मुफ्त में डिलीवरी करेंगे। ये समाज सेवियों का भी वही चक्कर है। समाज सेवी भी कम चालाक नहीं। दुनिया को मारो मक्कर से और रोटी खाओ, दुनिया के साथ खेलो कूटनीति की मक्कारी, और बने रहो बढ़िया सर्वाधिकारी। सब चीजों से संपन्न 5% लोगों ने सारी चीजें, पूरा का पूरा राजकोष अपने पास रख रखा है। आम जनता, गांधी जी ने कहा कि अंतिम व्यक्ति की कुंजी क्या है। उन्होंने एक कुंजी दी आपको, पहले पाठ्य पुस्तक में लागू थी, पढ़ाया जाता था, आजकल हटा दिया शायद। तो बोले कुंजी देता हूं तुम्हें कि जब भी तुम कोई नियम नीति निर्णय करने जाओ तो यह विचार करो कि समाज का जो अंतिम आदमी है उसका हित इसमें कहां है। और ये जब कोई बजट नीति लेके आते हैं राजकोषी, तब क्या करते हैं, वो प्रथम आदमी से शुरू करते हैं, अब अंतिम तक पहुंचता ही नहीं। 5% तक पहुंचते पहुंचते वो गायब हो जाता है। जब भी कहो कि प्रति व्यक्ति शिक्षा क्यों नहीं लागू करते हो, केजरीवाल से हमने कहा जब 25% शिक्षा बजट बना ही लिए हो तो इसको प्रति व्यक्ति शिक्षा घोषित कर दो, 25 साल तक की निःशुल्क होगी। और इसमें तुम चमका क्यों रहे हो, स्कूल क्यों चमका रहे हो? एसी बच्चा वहां घर में भूंजी भांगनी और मालिक चने भुनाने। घर में खाने को नहीं, बाहर आप चने बुनवा रहे हैं। आप खाने का ठिकाना नहीं, अब आप उनको एसी में बैठाएंगे स्कूल में, तन पे कपड़े नहीं, एसी में बैठो। एसी स्कूल बना दिया तुम्हारे लिए, अब क्या चाहिए? ज्यादा बात करोगे तो हाई फाई स्कूल बना देंगे। अब मास्टर पढ़ाने वाला एक भी नहीं, मास्टर लगा है कहां, बीएलओ बना। मास्टर क्या कर रहे हैं, वो पोलियो ड्रॉप पिला रहा है, फिर जनगणना के लिए निकल पड़ेगा, चार्ट बनाता रहेगा सारा दिन, और बच्चे बिलबिला रहे। आरक्षण के बल पिला के टीचर और बैठा दिए हैं, उसको खुद पढ़ने नहीं आता तो पढ़ा है क्या? 0% कहो माइनस में ले आए हो, वो भी आरक्षण के बल पे पहुंच जाएं, तो वो अपने ही लिए जनता कह रही है हमारे लिए ही बरब्बा को छोड़ दो। आरक्षण की मांग भी खुद ही करते हैं। अब लो, अनपढ़ आदमी तुम्हारा डॉक्टर, अनपढ़ आदमी तुम्हारा इंजीनियर, अनपढ़ आदमी तुम्हारा मास्टर, अनपढ़ आदमी तुम्हारा नेता, अब भुगतो। अरे आर्थिक न्याय करना था तो उनको रोजगार देते, जो जिस योग्य है उस लेवल का रोजगार उसको दे दो, आरक्षण की जरूरत ही ना पड़ती। गरीब बनाए बैठे हो तो लोग आरक्षण तो मांगेंगे, उनका शोषण करोगे तो फिर वो आरक्षण के जरिए जैसे तैसे अपने को प्रतिष्ठित करने की कोशिश करेंगे, संघर्ष जारी रहेगा। तो वो आरक्षण भी क्या है, वो झुंझुना ही पकड़ाया गया था कि भाई 2 रुपए किलो गेहूं ले लो। आरक्षण भी वही है, उसी का एक रूप। तो आप समझ सकते हैं कि न्याय के बिना ये कोई धर्म कभी धर्म सिद्ध ना होगा। सत्य ये कहता है कि मानवीयता तुम्हारी संतुलन में है, एक का दूसरे के साथ हिताधिकारों में परस्पर संतुलन प्रतिष्ठित हो, इसे न्याय कहते हैं। और निजी मामलों की आपको स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। निजी मामले विवाद के विषय नहीं है, विवाद पारस्परिक है, तो न्याय का फैसला
निजता का फैसला कहां से आ गया? जहां पारस्परिकता है वहां पे न्याय होगा। जहां पारस्परिक, किसी आदमी को आलू खाना है कि टमाटर खाना है, वो खुद उसे फैसला करने दो। उसकी वेशभूषा, उसका पूजा पाठ, नमाज क्या करेगा क्या नहीं करेगा, दिस इज अप टू हिम, दिस इज पर्सनल मैटर। वो शादी करेगा कि नहीं करेगा, तलाक देगा कि नहीं देगा, ये पर्सनल मैटर्स है, इसका कानून से क्या लेना देना। व्यक्ति का निजी जो भी मामला है वो निजी मामलों में टमाटर खाएगा कि आलू खाएगा, पीला पहनेगा कि नीला पहनेगा, कि लाल पहनेगा कि हरा पहनेगा, इसे जो अच्छा लगता है करने दो। इसमें दखल की क्या जरूरत है? इसे कानून की क्या जरूरत है? इसे कोर्ट भी ले जाने की क्या जरूरत है? शादी भी कोर्ट, तलाक भी कोर्ट। ये लोगों के निजी मामले हैं कि कोई किसी के साथ रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता, कितने दिन रहना चाहता है, वो शादी करके रहना चाहता है कि बिना शादी का रहना चाहता है, ये उसका अपना निजी मामला है। आप उसको कहां घसीट रहे हो कोर्ट में? इन्हीं मामलों में जानबूझ के जो आपको गुलाम बनाना चाहता है, उसका उद्देश्य होता है कि आपके निजी मामलों को अपने कब्जे में कर ले और अपने हिसाब से हिलाए कि बुर्का नहीं पहनोगे तो गोली मार दी जाएगी, चोटी नहीं रखोगे तो गोली मार दी जाएगी, घूंघट नहीं करोगे तो गोली मार दी जाएगी और डंडे से बजाया जाएगा। यहां तक कि जबरन दूसरे की चिता पर भी चढ़ाए गए लोग, अनेक प्रथाएं चली। तो ये मामला कहां से आया? निजी मामलों में बाहरी कोई हस्तक्षेप क्यों? लोगों के निजी मामले हैं, जैसा जीना चाहें जी। और जहां पारस्परिक व्यवहार का मामला है, पारस्परिक व्यवहार कहां है? जहां भी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हितों को हानि पहुंचाता है, उसकी सहमति के बिना हस्तक्षेप करता है उसके हितों पर, वहां पे पारस्परिक व्यवहार का मामला बन जाता है। आप छड़ी घुमा सकते हैं कहां तक? जहां तक किसी की दूसरे की नाक से ना टकराए। जहां दूसरे की नाक आ जाती है तो आचार नहीं, व्यवहार हो जाएगा। तो व्यवहारिक मुद्दे न्याय के मुद्दे हैं। न्याय स्थापना अभियान आपको निजी आचार की स्वतंत्रता पूरी तरह से देता है, और ये पार्टी सत्ता में आती है तो हर निजी मामले को आचार की स्वतंत्रता के रूप में रख दिया जाएगा। और पारस्परिक व्यवहार, कोई भी आचार जहां पर दूसरे के हितों को हानि पहुंचाता है उसकी सहमति के बिना, कोई सहमत है आपसे अपनी हानि पहुंचाने को तो खूब पहुंचवाए, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर असहमत है तो आप उसे हानि नहीं पहुंचा सकते। आप किसी की सहमति के बिना अगर एक किसी को गाली भी देते हैं तब भी ये अन्याय है और अपराध है, दूसरे का अपमान है। लेकिन पुलिस ही आपको दिन भर गाली दे रही, देखिए, उसे गाली देना सिखाया जाता है, अपराध करना सिखाया जाता है। सब एक दूसरे को, नेता भी गाली दे रहे, अपमान लगातार कर रहे हैं, और उनको कोई कोर्ट नहीं आ रहा सामने कि वो कहे कि ये तो अपमान है दूसरे का। उसकी क्या सहमति से आपने उसको गाली दी? नहीं, दूसरा कोई सहमत नहीं है, फिर भी आप दिए पड़े। तो जब आप इन बातों को देखेंगे तो व्यवहारिक मामलों में तो ढिलवाही बरती गई है, लेकिन आचारिक मामलों में कड़ाई बरती गई है। ये गुलामी का लक्षण है। निजी चरित्र की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है, और पारस्परिक व्यवहार की प्रतिबद्धता ही वास्तविक न्याय है। जब आप इन बातों को ध्यान से पढ़ेंगे तो काफी बड़े पैमाने पर आप न्याय को लागू करवा पाएंगे। और जो लोग भी इसे समझ, जो शिक्षित हो गए हैं और अभी बेईमान नहीं हुए हैं, अभी मक्कार नहीं बने हैं, अभी उनको कूटनीति नहीं सूझ रही। आज की राजनीति में एक भी राजनेता आपको ओरिजिनल राजनेता ना मिलेगा। सब के सब कूटनेता ही भरते चले जा रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में। अब कूटनीति और राजनीति में अंतर है। कूटनीति माने छल कपट, दांव पेच, पंच कूटनीतियां।
साम, छल, दंड, दान और भेद, ये पंच कूटनीतियां हैं। इन्हीं का उपयोग वो सारे के सारे राजनेता दिन भर कर रहे हैं, और ये था अपराधियों को पकड़ने के लिए। अब ये प्रजा के खिलाफ किया जाता है। ये जो शासन में प्रशस्त है कूटनीति, ये थी अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन जब अपराधी ऊपर पहुंच जाते हैं शासन सत्ता में, तो वो प्रजा को ही नियंत्रित करने लगते हैं इसके द्वारा, और प्रजा त्राही त्राही करती है। आप देख लीजिए ये कितना विचित्र मामला है। इसलिए अभी बहुत ये देखने की जरूरत है कि हम लोग, पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, लोग शिक्षा नहीं दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे, सुविधाएं नहीं दे रहे, संरक्षण नहीं दे रहे, और जनता को त्राही त्राही करवा रखा है। 95% आदमी की हालत खराब है, और ये न्यायशीलता की जरूरत है। न्याय धर्म सभा उन राजनेताओं की तरह या उन राजनीतिक दलों की तरह, ये कोई ऐसा राजनीतिक संगठन नहीं है जो जनता से गिड़गिड़ाने वाला है कि आप हमको वोट दीजिए। जिसको वोट देना है दे, जिसको नहीं देना है ना दे। जिसको न्याय प्रिय है वो वोट देने की कोशिश करे, और वोट वहां पे जमा करके अपनी, और वोट भी जमा करे और समर्थन भी करे, प्रचार भी करे जाके, और अपनी सरकार बनाए खुद वोट देकर, और बनवा करके और न्याय को प्राप्त कर ले, न्यायशील व्यवस्था को लागू करवा ले। न्याय धर्म सभा का कोई भी राजनेता अपने गट्स पे चुनाव जीतने वाला नहीं है, और ना ही उसको अपनी पॉपुलैरिटी कहीं से बनानी है। एकदम अपरिचित व्यक्ति आप चुनिए जिसको कोई नहीं जानता, और उसको ले जाके नेता बना लीजिए, बैठाइए। इसीलिए कोई भी नामी गिरामी आदमी की जरूरत इस पार्टी में नहीं है। इसका कंसेप्ट ही इसका सारा नामी गिरामी होना है। न्याय से बड़ा अन्य किसी चीज की पॉपुलैरिटी का क्या करना है। जब आपके कंसेप्ट पुअर होते हैं तो आपको नामी गिरामी आदमी ढूंढना पड़ता है वोट पाने के लिए, कि कोई फेमस कलाकार, कोई हीरो, कोई हीरोइन, कोई आपको ऐसा खिलाड़ी किसी क्षेत्र का जो फेमस हो, जिसको लोग जानते हो, ताकि धड़ाधड़ उसके फैन हैं, सब वोट दे देंगे और एक पोस्ट हथिया लेंगे, एक सीट हथिया लेंगे संसद में। तो इस आधार पर राजनीति क्या है, ये कूटनीति कहलाई। जनता को मारो मक्कर से, रोटी खाओ शक्कर से। तो जनता को इस तरह से उन्होंने एक शिकार की वस्तु बना लिया। अब उनका ये कथन कितना विचित्र है, उनकी ये समझ, उनका ये तिकड़म, जनता के साथ ही धोखेबाजी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अब न्यायशीलता की तरफ बढ़ें, और न्याय धर्म सभा केवल जानकारी का ही प्रचार करेगी। न्याय की जानकारी ही न्याय की क्रांति है, न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है। ये 30 साल से इसका ही कैंपेन है। अब ये राजनीतिक दल के रूप में आ रही है, क्योंकि जब लोग नहीं कर रहे हैं दूसरे दल, तो जनता ने कहा कि हम आपके समर्थक हैं, और वोट देना हमें मजबूरी में दूसरी पार्टियों को पड़ता है, और वो न्याय करते नहीं। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा है कि न्याय धर्म सभा को राजनीतिक दल बना दिया जाए, ताकि वो न्यायप्रिय लोग वोट भी उसको दे सकें। और वोट देने का काम उन्हीं का है, वोट मांगने कोई नहीं आएगा। वो घर में चुपचाप पड़ा रहेगा आपका नेता। अब आपको वोट देनी है, उसे दीजिए, और चला जाएगा तो उसको एक ही काम करना है, वहां पे जो पहले से पार्टियों प्रिस्क्राइब्ड हो कि इसे न्याय करना है, दैट्स ऑल। 111 न्याय प्रस्तावों पर ही काम करना उसको। तो वहां जाने के बाद उसका काम समाप्त हो जाएगा। अब इनको चुनना है, इनको अपनी बात रखनी है, इनको एक दूसरे को वही बताना है। अब ये वोटर ही ये पार्टी का सदस्य है। सारे लोग जो हैं, अब जितने न्यायप्रिय लोग हैं वो एक तरफ अपने आप आ जाएं, और बाकी सारे लोग दूसरे तरफ अपना जहां जिस पार्टी में घुसे हैं घुसे रहे। उनके वोटों के, वो 5% लोग हैं, उनके वोटों की भी जरूरत नहीं है न्याय धर्म सभा को। 5% लोगों के वोटों की भी जरूरत नहीं है।
वो जहां देना चाहे देते रहे। न्याय धर्म सभा अब ये जो थोड़े दिनों में अभी जहां भी चुनाव होंगे सभी जगह न्याय धर्म सभा अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। जो लोग भी खड़े होना चाहते हैं वो इससे संपर्क करेंगे और यहाँ पे टेस्ट भी होता है। और ये इतना ही नहीं है, यहाँ उस क्राइटेरिया के अनुरूप चुनाव जीतने पर आपको अपनी सारी परिस्थिति और सारी संपत्तियां तक उसी हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। आपको एक ही रोजगार आपके पास बचेगा कि राजनीति में जा रहे हो, चुनाव जीत के तो वही एक रोजगार है। व्यवस्था ये होगी कि उससे जो आय होती है वही आपकी आय होगी, बाकी सब आपके संसाधन सरकार के पास जमा। तो सोचते रहे न्याय आपके जीवन में इस संस्था में ही लागू है पहले से ही, तो इस संस्था में ही लागू, इस पार्टी में ही लागू है, इसलिए ये लागू करके ही चलेगी। जिनको जिनको पसंद है वो लोग इसे फॉरवर्ड करते रहे, घर घर तक पहुंचाएं। और केवल हमारा ही जिम्मा नहीं, हमारा जिम्मा तो थोड़े से लोगों को बताना है, बाकी उन थोड़े से लोगों का काम है बहुत सारे लोगों को बताना, उनको जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना। ये 30 साल पुराना कैंपेन है जो अब पूरी तरह से अपने ओपन फोरम पे काम कर रहा है, सार्वजनिक रूप से अब काम कर रहा है ये, और इसे हम प्रारंभ कर चुके हैं। आप सभी से अपील है कि न्याय धर्म सभा की सदस्यता स्वयं ग्रहण करें, दूसरों को कराएं। इसे हर रविवार को ये लगातार प्रसारित होगा, ये FB लाइव पर सभी लोग इसे शेयर कर सकते हैं, जन जन तक, घर घर तक इसे पहुंचा सकते हैं। इसमें बड़ी प्यारी सी बातें, ये पार्टी किसी के विरुद्ध नहीं है। न्याय धर्म सभा दुनिया के किसी न देश के खिलाफ है, न किसी अमीर के खिलाफ है, न गरीब के खिलाफ है, न किसी जाति के खिलाफ है, न किसी धर्म के खिलाफ है। ये उन सबको निजी मामलों के सब स्वतंत्रता देता है, तो इसलिए किसी के विरुद्ध नहीं है। इसलिए सभी तरह के, सभी दल के, सभी पार्टी के, सभी तरह के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं अगर उनको न्याय प्रिय है तो। नहीं न्याय प्रिय है तो जहां है वहीं रहें, खुश रहें अपने आप में। और जनता को जिसको जिसको लग रहा है कि अनादिकाल से उसके साथ अन्याय हो रहा है, वो सब इसे ज्वाइन करें और न्याय अपना प्राप्त कर लें। इसका काम दूसरा है नहीं, पहले से प्रेस्क्राइब्ड है। हर साल इसका कोई चुनावी घोषणा पत्र नहीं आने वाला है। न्याय के इसके पहले से ही बायलाज में जो दिए गए हैं वो वही वहां पे काम होने हैं, दूसरे कोई काम नहीं होने। हर चुनाव का वो एक ही मुद्दा है, 111 न्याय प्रस्ताव, दैट्स ऑल। तो ये आपसे इसी अपील के साथ, चूंकि आज का समय समाप्त हो रहा है, तो हम अपनी बात पूरी करेंगे। अब अगले रविवार को पुनः 8 बजे आप सभी से फिर मुकाबला होगा और हम लोग आमने सामने प्रस्तुत होंगे, और आप लोग इसको लाइव जरूर बने रहें और सभी को फॉरवर्ड करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये भारत सहित संपूर्ण विश्व में न्याय स्थापना का ये अभियान है, केवल एक ही बात नहीं है, एक कंप्लीट पैकेज है। पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है न्याय की। और आजकल अब राजनेता भी धीरे धीरे न्यायप्रिय हुए जा रहे हैं। कई नेताओं के तो हमारे पास अब फोन आने लगे हैं कि वो भी चाहते तो वो भी न्याय है, लेकिन दुनिया की परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसी में वो भी बहे चले जा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे सभी का न्याय की ओर रुझान बढ़ रहा है। तो सभी दल भी अब हमारी बात धीरे धीरे मानने को विवश होने लगे हैं, अपने अपने एजेंडे में कुछ ना कुछ हमारे प्रस्ताव शामिल करने लग गए हैं, सारे देश के राजनीतिक दल। तो अब आप देखेंगे इसका कमाल, बहुत तेजी से वो लोग भी विवश होंगे हमारे ही प्रस्तावों पे काम करने के लिए। क्यों? वोट मिलने वाला नहीं अब किसी को हमारे प्रस्तावों से। न्याय धर्म सभा के प्रस्तावों से हटके बाहर किसी को कोई वोट जनता से नहीं मिलने वाला है, ये बात तो बिल्कुल तय हो गई है। और ये आगे हम इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे। अब आज समय चूंकि समाप्त हो रहा है तो हम अपनी बात समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लाइव बने रहने के लिए।